अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेडलॉक के ऊपर। डेडलॉक क्या होता है? इनफाइनाइट होल्ड एंड वेट ऑफ रिसोर्सेज इज सिंपली अ डेडलॉक सिचुएशन। इसको सिस्टम में समझते हैं कैसे काम करता है। लेट्स सपोज हमारे सिस्टम में दो प्रोसेसेस आए, P1 और P2। P1 प्रोसेस था कि हम कोई पेज स्कैन करना चाहते थे और फिर उसको प्रिंट करना चाहते थे, और P2 प्रोसेस था टू प्रिंट अ पेज एंड देन स्कैन इट। ठीक है। अब P1 प्रोसेस आया, उसने स्कैनर रिक्वेस्ट किया, स्कैनर फ्री था, उसको मिल भी गया। तो ये डायग्राम हमें कह रही है कि B1 के पास स्कैनर है, इट इज होल्डिंग अ स्कैनर। ठीक है। अब उसको अपना काम खत्म करने के लिए प्रिंटर चाहिए था, तो उसने क्या किया, उसने प्रिंटर की रिक्वेस्ट डाल दी। लेकिन प्रिंटर उसको नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? क्योंकि प्रिंटर इस वक्त P2 रिसोर्स के P2 प्रोसेस के पास है। अब P2 प्रोसेस के पास प्रिंटर तो है, लेकिन उसे अपना काम खत्म करने के लिए स्कैनर की जरूरत है, तो उसने फिर स्कैनर को रिक्वेस्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि स्कैनर P1 प्रोसेस के पास है, इसलिए एक सर्कुलर वेट कंडीशन क्रिएट हो गई, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बन गया एक डेडलॉक। ठीक है। क्योंकि अब P1 को अपना काम खत्म करने के लिए P2 का इंतजार है, और P2 को अपना काम खत्म करने के लिए P1 का इंतजार है कि कब P1 जो है वो स्कैनर को फ्री करेगा, और P1 को वेट है कि कब P2 प्रिंटर को फ्री करेगा। ठीक है। तो ये हमारी डेडलॉक सिचुएशन हो गई। अब हम बात करते हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन के ऊपर। कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक मौजूद है? इन चार कंडीशंस को हम कॉफमैन कंडीशंस कहते हैं। टोटल चार कंडीशंस हैं जिससे हमें पता लगता है कि सिस्टम हमारा डेडलॉक स्टेट में चला गया। ठीक है। क्या चार कंडीशंस हैं? पहली है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि एक ही प्रोसेस जो है सिर्फ एट अ टाइम एक रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। एक प्रोसेस एक से ज्यादा रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता एट वन मोमेंट ऑफ टाइम। इसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। अगर आपके सिस्टम में ऐसी कंडीशन लगी हुई है तो डेडलॉक अगर हो सकता है। दूसरी कंडीशन है होल्ड एंड वेट। प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और दूसरी रिसोर्स मिलने का इंतजार कर रहा है। होल्ड एंड वेट अगर आपके कंडीशन प्रेजेंट है आपके सिस्टम में, इसका मतलब है कि डेडलॉक अगर हो सकता है। तीसरी कंडीशन नो प्रिएम्पशन। नो प्रिएम्पशन का मतलब ये है कि एक रिसोर्स तभी फ्री होगा जब जो प्रोसेस उसको होल्ड किया हुआ है वो खुद वॉलंटियर करे कि मैं इसको फ्री करने के लिए तैयार हूं। जब तक वो होल्ड करने वाला प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर P1 ने स्कैनर को होल्ड किया हुआ, जब तक P1 खुद स्कैनर को नहीं छोड़ता तब तक स्कैनर नहीं आजाद हो सकता P2 के लिए या किसी और प्रोसेस के लिए। तो ये नो प्रिएम्पशन कंडीशन है। अगर ये भी आपके सिस्टम के अंदर मौजूद है तो डेडलॉक के हाई चांसेस हैं। और चौथी कंडीशन है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट है। सर्कुलर वेट क्या है? प्रोसेस जीरो, लेट्स सपोज प्रोसेस 1 का वेट कर रहा है, प्रोसेस 1 2 का वेट कर रहा है, 2 n का वेट कर रहा है, और n प्रोसेसेस जो है वो घूम के फिर प्रोसेस जीरो का वेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में हम देखें तो इधर भी सर्कुलर कंडीशन है कि P1 जो है वो P2 का वेट कर रहा है और P2 P1 का वेट कर रहा है। यहाँ बन रहा है एक सर्कल, तो यहाँ पर डेडलॉक अकर है। और इसी तरह ये कॉफमैन कंडीशंस हमें ये कह रही हैं कि ये चार कंडीशंस जहां पे पूरी हो जाएंगी, अगर पूरी हो रही है हमारे सिस्टम में, तो कंफर्म है कि वहां पे डेडलॉक अकर है। डेडलॉक में एक और कॉन्सेप्ट होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है? किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेट हुआ है, वो चीज हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू जानते हैं। एक ग्राफ होता है जो हमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि कौन से प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स मिला हुआ है और कितने प्रोसेस इस टाइम सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब इस ग्राफ के वर्टिसेस और एजेस देख लेते हैं। वर्टिसेस ये हैं कि हमारे वर्टिसेस P1 P2 P3 तीन प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस n प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। सेट ऑफ प्रोसेसेस P और सेट ऑफ रिसोर्सेज R, ये जो हम रेड से रिप्रेजेंट हो रही हैं ये हमारी रिसोर्सेज हैं, R1 R2 R3 R4। ठीक है। तो वर्टिसेस पे हमारे रिसोर्सेज और प्रोसेसेस आएंगे। ठीक है। और एजेस की अगर हम बात करें तो एजेस में एक आएगा रिक्वेस्ट एज और एक आएगा असाइनमेंट एज। अब अगर एरो P से R की तरफ जा रहा है, जैसे P से R की तरफ जा रहा है, तो हम उसको रिक्वेस्ट एज कहेंगे कि P1 इज रिक्वेस्टिंग R1। और असाइनमेंट एज कौन सा होगा? अगर R से एरो हमारा
P की तरफ आ रहा है, जैसे यहाँ R से एरो P की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है R1 असाइन हो चुका है P2 को। बस इतनी सी बात है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में याद रखने वाली, कि एरो इनकमिंग है R1 की तरफ, तो R1 रिक्वेस्ट हो रहा है P1 से, और अगर R1 से एरो जा रहा है और वो इनकमिंग है प्रोसेस की तरफ, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस को अलॉट हो चुका है। इनकमिंग से आपने जज करना है कि भाई वो अलॉट हो गया है या रिक्वेस्ट हो रहा है। तो अलॉट हो चुका है तो वो P2 की तरफ होगा, और अगर R1 की तरफ इनकमिंग है तो इसका मतलब है कि R1 को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये बातें रिसोर्स एलोकेशन की। अब इस ग्राफ को समझ लेते हैं, इसमें हो क्या रहा है। ये जो आपको रिसोर्स के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना, स्क्वायर नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रिसोर्स के इंस्टांसेस कितने हैं। इंस्टांसेस क्या होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें इंस्टांसेस क्या होते हैं, इंस्टांसेस या हम इसको काउंट ऑफ अ रिसोर्स भी कहते हैं। जैसे लेट सपोज रिसोर्स है, अब सिस्टम के अंदर हमारी बहुत सारी रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे सीपीयू हो सकता है, मेमोरी साइकिल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकती है, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह। तो उस रिसोर्स के कितने इंस्टांसेस, अगर सीपीयू में है तो कितने सीपीयू अवेलेबल है, 5 सीपीयू है, 6 सीपीयू है, या 1 सीपीयू है। अब इस बॉक्स का मतलब ये है कि एक ही हमारा रिसोर्स अवेलेबल है। जो R1 रिसोर्स है हमारा, जैसे R1 लेट सपोज सीपीयू है, ठीक है, तो R1 का एक ही इंस्टांस अवेलेबल है, इसका मतलब है एक ही सीपीयू है। यहाँ पे अगर आप देखें तो R2 के 2 इंस्टांसेस है, 1 2, 2 इंस्टांसेस है, इसका मतलब है लेट सपोज R2 अगर हमारे पास कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस थी, जैसे प्रिंटर था, तो प्रिंटर हमारे पास कितने हैं, 2 प्रिंटर है, ठीक है। इसी तरह R3 कोई और रिसोर्स टाइप हो सकती है, और R3 के कितना इंस्टांस है, एक इंस्टांस है, और इसी तरह R4 के हमारे पास 3 इंस्टांस है हमारे सिस्टम में मौजूद, ठीक है। अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इस वक्त हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है P1 जो सिस्टम में मौजूद है, वो R1 रिसोर्स को मांग रहा है, ठीक है, लेकिन इस रिसोर्स का एक ही इंस्टांस है, और एक इंस्टांस किसको अलॉटेड है, P2 के पास। अब P2 क्या कर रहा है, P2 मांग रहा है R3 का इंस्टांस, जबकि R3 का जो एक ही इंस्टांस है वो किसके पास है, P3 के पास है। मैंने कहा था कि इनकमिंग होगा तो इसका मतलब है कि उसके पास है, ठीक है। तो अब P3 की प्रोसेस की तरफ इनकमिंग है, इसका मतलब है P3 के पास है R3 रिसोर्स P3 के पास है, ठीक है। और यहाँ नीचे हमें क्या हो रहा है, बता रहा है कि R2 के 2 इंस्टांसेस हैं, एक इंस्टांस P1 के पास है और दूसरा इंस्टांस R2 का P2 के पास है, ठीक है। और R4 रिसोर्स हमारा जो है वो फ्री है, ये किसी को असाइन नहीं हुआ हुआ और ना ही कोई इसको रिक्वेस्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर कोई डेडलॉक मौजूद है या नहीं है। P1 R1 को मांग रहा है, R1 P2 के पास है, P2 कंप्लीट होने के लिए R3 को मांग रहा है, जबकि R3 पास है P3 के। क्या P3 किसी रिसोर्स को मांग रहा है, नहीं, P3 को कंप्लीट होने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, P3 को सिर्फ R3 चाहिए था, जो R3 उसके पास मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई डेडलॉक नहीं पैदा होगा, क्योंकि P3 जैसे ही कंप्लीट होगा, P3 कंप्लीट होने के बाद इस रिसोर्स को कर देगा फ्री, ठीक है। जब ये रिसोर्स फ्री हो जाएगी R3, तो R3 किसको मिल जाएगी, P2 को मिल जाएगी। P2 को R3 मिल गई, अब P2 के पास R2 ऑलरेडी है जो उसे चाहिए थी, R3 भी उसको मिल जाएगी, तो फिर और R1 का रिसोर्स भी उसके पास है, तो उसको 3 चीजें चाहिए थी, R1 भी चाहिए था, R2 भी चाहिए था, R3 भी चाहिए था, क्योंकि ये 2 इनकमिंग है P2 की तरफ, इसका मतलब है ये दोनों P2 के पास हैं ऑलरेडी, और P2 को R3 चाहिए था, वो भी उसके पास आ जाएगा जब P3 खत्म हो जाएगा, तो P2 P3 के बाद P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो R1 भी फ्री हो गया, R2 भी फ्री हो गया, R3 भी फ्री हो गया। जैसे ही R1 फ्री हुआ, R1 फ्री होकर किसके पास चला जाएगा, P1 के पास, और P1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास कोई डेडलॉक नहीं है। लेकिन व्हाट इफ के डेडलॉक आ जाए, वो किस तरह दिखेगा, वो दिखेगा कुछ इस तरह। लेट सपोज कि इस कंडीशन में P3 को कंप्लीट होने के लिए R2 रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर P3 को कंप्लीट होने के लिए R2 रिक्वायर्ड है, तो R2 के तो 2 इंस्टांसेस थे, जो कि एक P1 के पास है और दूसरा P2 के पास है। तो अब क्या होगा, अब एक सर्कुलर वेट कंडीशन अकर हो गई, P1 इज वेटिंग फॉर P2 टू अकर,
क्योंकि P1 को चाहिए R1, R1 किसके पास है? P2 के पास, और P2 को चाहिए R3, R3 किसके पास है? P3 के पास, और R3 को क्या चाहिए? सॉरी, P3 को क्या चाहिए? P3 को चाहिए R2, जो कि किसके पास है? P1 और P2 के पास। तो अब तीनों वेटिंग में फंस गए हैं और कोई वे आउट नहीं है, कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता दूसरे को कंप्लीट करने के लिए, तो ये हमारा डेडलॉक अगर हो गया। और इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखते ही हमें पता लग गया कि यहाँ पर डेडलॉक अगर हो गया है। अगर एक ग्राफ के अंदर कोई साइकिल नहीं है तो डेडलॉक पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर साइकिल है तो 50-50 सिचुएशन होती है। इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टांसेस ऑफ ईच रिसोर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे साइकिल तो हाँ, हमने फर्स्ट क्लास में इस ग्राफ को देखा, हमने कहा यार यहाँ पे तो साइकिल है, ये पूरा एक साइकिल है, लेकिन डेडलॉक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके दो रिसोर्सेस थे R2 के, सॉरी दो इंस्टांसेस थे R2 के। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा डेडलॉक अगर हुआ, वो डेडलॉक इसलिए अगर हुआ दैट एवरीवन इज वेटिंग फॉर द अदर प्रोसेस टू कंप्लीट। तो ये हमारी डेडलॉक कंडीशन आ गई।